अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेनेट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर, उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर दिया है। काइंडली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वो सुन लीजिएगा। जब आप लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर वो लेक्चर सुन लेंगे तो टेनेट्स करना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड से लिंक करते हैं लिबरल ह्यूमनिज्म के ये जो 10 टेनेट्स है। ठीक है जी, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली लिबरल ह्यूमनिज्म क्या होता है। लिबरल ह्यूमनिज्म बेसिकली लिबर्टी ऑफ मैन को शो करता है, उसकी फ्रीडम को बताता है, उसकी हैप्पीनेस को बताता है, और ये बताता है कि इस थ्योरी के अंदर रिजेक्शन ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है, रिजेक्शन ऑफ रिलीजन है, और ये बताता है कि मैन इज़ द सेंट्रल कंसर्न फॉर एवरीथिंग। और जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेरी थ्योरी में जो लिबरल ह्यूमनिज्म का जिक्र है, तो ये फोकस किस चीज़ पर करता है जी? टेक्स्ट पर, रीडर पर, कि रीडर जो है वो टेक्स्ट को आइसोलेशन में पढ़े। और उसके अलावा वो कहता है कि एज मैटर नहीं करती, ना ही ऑथर की बायोग्राफी मैटर करती है, ना ही हिस्ट्री मैटर करती है, ना ही फॉर्म मैटर करती है। जो मेन चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ टेक्स्ट होती है जो कि रीडर पढ़ता है। ठीक है जी, ये बात इतनी क्लियर होगी आपको। और उसके अलावा इसमें लिबरल ह्यूमनिज्म ये बताया गया है कि ट्रुथ जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, और ह्यूमन नेचर भी हमेशा सेम रहती है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टेनेंट्स। जो 10 टेनेंट्स हैं लिबरल ह्यूमनिज्म के, बेसिकली ये प्रिंसिपल्स हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, और उसके अलावा ये बताते हैं कि खुलासा क्या है इस पूरी थ्योरी का। तो जी शुरू करते हैं। गुड लिटरेचर ट्रांसेंड टाइम। मैंने जिस तरह के आपको बताया कि जो है ना, ह्यूमन नेचर हमेशा सेम रहती है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ये लिबरल ह्यूमनिज्म का कहना था। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर का, बेन जॉनसन ऑफ शेक्सपियर का एक कॉल है कि लिटरेचर नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है जी, कि लिटरेचर जो है वो किसी एक एज के लिए नहीं होता है, बल्कि जितना भी एरा गुजरेगा, जितने भी दौर गुजरेंगे, उन सब के लिए लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर हमेशा सेम रहता है। इसको उन्होंने किससे मुशाबत दी है जी? कि नेचर हमेशा सेम रहती है किसी भी इंसान की। लिबरल ह्यूमनिज्म की बात हो रही है, तो लिबरल ह्यूमनिज्म में उन्होंने यही कहा है कि ह्यूमन नेचर रिमेन सेम फॉर एवरी इरा, के ह्यूमन नेचर रिमेन सेम। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब हम करते हैं, द लिटरेरी टेक्स्ट कंटेन इट्स ओन मीनिंग विद इन इटसेल्फ। ठीक है, लिबरल ह्यूमनिज्म के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कहा है कि टेक्स्ट अपने अंदर खुद के मीनिंग रखती है। टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि टेक्स्ट क्या कह रही है, बजाय इसके कि हम लोग उसकी ऑथर की बायोग्राफी पढ़ें, ऑथर के नाम के बारे में पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जाने। हमें टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी? इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? सोशो पॉलिटिकल चीज़ों को बताती है। लिटरेरी, हिस्टोरिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मीनिंग। के टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। सोशो पॉलिटिकल, लिटरेरी, हिस्टोरिकल और ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को बताने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ दैट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल इट हैज़ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड स्टडीड इन आइसोलेशन। अच्छे तरीके से टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसे आइसोलेशन में पढ़ें, मतलब किसी भी चीज़ को ऐड किए बगैर, राइटर की एज को, ऑथर की बायोग्राफी को, या कल्चर को, या किसी भी चीज़ को ऐड किए बगैर हम लोग पढ़ें कि टेक्स्ट खुद क्या कहना चाहती है। इसकी एग्जांपल यहाँ से आ जाती है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था, टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इट रियली इज़, कि चीज़ों को उसी तरह से देखो जिस तरह से वो हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि वो क्या बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली अनचेंजिंग, के ह्यूमन नेचर रिमेन सेम, ह्यूमन नेचर बदलती नहीं है। देयरफॉर कॉन्टिन्यूटी इन लिटरेचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट देन इनोवेशन। जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शेक्सपियर का कॉल है कि लिटरेचर नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, कि लिटरेचर सिर्फ एक एज के लिए नहीं होता है बल्कि हर एज के लिए होता है। इसी तरह उसने ह्यूमन नेचर के साथ भी कहा है कि ह्यूमन नेचर अनचेंज होती है, ह्यूमन नेचर हमेशा सेम रहती है जिस तरह के लिटरेचर रहता है। अब हम इस पॉइंट के एग्जाम्पल को देखते हैं कि सैमुअल जॉनसन डिनिग्रेटेड ट्रिस्ट्रम शैंडी बिकॉज इट वाज ओरिजिनल,
कि सैमुअल जॉनसन जो था उसने क्रिटिसाइज किया था ट्रिस्टम शंडी, ये एक नॉवल है बिकॉज इट वाज ओरिजिनल, क्योंकि ये ओरिजिनल था। द ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट एन इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज यूनिक एसेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट लाइफ एंड थ्रू आउट द स्टोरी लाइन। दे कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय फोर्सेस ऑफ सोसाइटी, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ठीक है जी, मतलब कि जो हमारी नेचर है वो कभी भी नहीं बदलती, वो हमेशा सेम ही रहती है, चाहे उसको किसी भी तरह से चेंज कर लो, वो जो है हमेशा सेम ही रहती है, फिक्सेशन रहती है उसमें। ओके, the next point is that the purpose of literature is to enhance life and propagate human values, but treads a silver lining where it risks falling into mere political propaganda। ठीक है जी, लिटरेचर का मेन मकसद क्या है जी? लाइफ को इन्हांस करना और ह्यूमन वैल्यूज को प्रोपोगेट करना। इसकी एग्जांपल क्या है जी? कीट्स ने कहा है वी डिस्ट्रस्ट लिटरेचर विच हैज़ अ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। उसके बाद 7th पॉइंट हमारा आ जाता है, तो 7th पॉइंट क्या है जी? फॉर्म एंड कंटेंट इन लिटरेचर मस्ट बी फ्यूज इन एन ऑर्गेनिक वे, नीदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एंड नीदर शुड बी डिटैचेबल फ्रॉम द वर्क। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर्म और कंटेंट दोनों एक दूसरे के साथ यूज होंगे। फॉर्म डिफाइन करेगी कंटेंट को और कंटेंट डिफाइन करेगा फॉर्म को, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। द डिटैचेबल इज मेयरली फैंसीफुल एंड नॉट इमेजिनेटिव अकॉर्डिंग टू कॉलरिज इन द बायोग्राफिया लिटरिया। ठीक है जी, आगे इसकी भी एग्जाम्पल क्या आगे कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरिया के अंदर फैंसीफुल और इमेजिनेटिव की एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चल जाता है कि फॉर्म एंड कंटेंट को कभी भी हम लोग अलग नहीं कर सके। द 8th पॉइंट इज दैट द टेक्स्ट मस्ट बी सिंसियर। Sincerity is a quality which resides within the language of literature. It isn't an intention or fact behind the work. Rather, sincerity is to be discovered within the text in such matters as the avoidance of cliches or of overinflated forms of expressions. It shows in the use of first-hand individualistic description, in the understated expression of feeling, whereby the emotion is allowed to emerge implicitly from the presentation of an event so beautiful। अब इसका समझ क्या है कि टेक्स्ट जो है वही ब्यूटीफुल होती है, टेक्स्ट को ही हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। टेक्स्ट को पढ़ने से हम लोगों को उसके क्लिशेस पता चलते हैं, उसके एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, वो किस मकसद के लिए लिखी गई है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या थी, और ये बताती है कि उसकी फीलिंग्स क्या थी। टेक्स्ट को पढ़ के हम लोगों को सब कुछ पता चलता है कि टेक्स्ट सिंसियर है भी या नहीं है। टेक्स्ट मस्ट बी सिंसियर। लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर से पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा सिंसियर है रीडर के साथ। ओके जी, समझ आ गई है आपको? द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द 9th पॉइंट विच इज़ शोइंग ओवर टेलिंग। ठीक है, शोइंग ओवर टेलिंग के किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को उसको एक्शन के तौर पर परफॉर्म करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। ऑल्सो अ जनरल डिस्ट्रस्ट ऑफ आइडियाज़, वर्ड्स शुड माइम और डिमॉन्स्ट्रेट और एक्ट आउट और साउंड आउट व्हाट दे सिग्निफाई rather than just representing it in an abstract way। F.R. Lewis was a proponent। क्या उन्होंने कहा है कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, टेक्स्ट खुद अपने आप को बताती है, वो शो करती है, चाहे वो माइम हो, चाहे उसको बोला ना जा रहा हो, लेकिन उसको पढ़ने के ज़रिए हम लोगों को पता चलता है कि वो अब क्या बयान कर रही है, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, क्या एक्ट आउट कर रही है, क्या साउंड आउट कर रही है, क्या सिग्निफाई कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे। इसकी एग्जाम्पल F.R. लिविस ने कभी यही सारा कुछ मानना था। The 10th and the last point is criticism should mediate between the text and the reader। के criticism किसके दरमियान होता है? रीडर और टेक्स्ट के दरमियान। But chunk all preconceived ideas because English empiricism which is determined to trust only what is made evident to the senses or experienced directly। समझ इसमें आई क्या बात है? इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है, किस पर? रिलाई ऑन रीडिंग, कि किस तरह से रीड किया जा रहा है टेक्स्ट को, रीडर और टेक्स्ट के दरमियान क्रिटिसिज्म को शो करता है ये पॉइंट। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? मेन प्रोपोनेंट जॉन लॉक मेक्स इट फिलोसफिकल। ठीक है जी, इसमें जॉन लॉक की एग्जांपल आ जाती है। अब ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि नेचर हमेशा सेम होती है,
टेक्स्ट जो है और रीडर का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। रीडर जो है ना टेक्स्ट को हमेशा आइसोलेशन में करना चाहिए। कोई भी बायोग्राफिकल या फिर बैकग्राउंड या फिर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है। और टेक्स्ट और उसकी फॉर्म का, कंटेंट और फॉर्म का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं और मैन की नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। उसके अलावा टेक्स्ट जो है वो हमेशा एक्शनली परफॉर्म की जाती है और उससे अपने बताती है कि मैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, मैं क्या एक्ट आउट करती हूँ, मैं सिग्निफाई क्या करती हूँ और डेमोन्स्ट्रेट क्या करती हूँ। ठीक है जी। और बेसिकली क्रिटिसाइज करती है टेक्स्ट और रीडर के दरमियान रिलेशन को। ठीक है जी। तो ये सारी बातें थी, लेकिन लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और उन्होंने कहा था कि ट्रुथ कैन बी चेंज्ड। मतलब आज किसी इंसान को एक गाड़ी पसंद है, कल उसको वो गाड़ी पसंद नहीं आती है, तो ये क्या हो गया कि उसका ट्रुथ बदल गया, उसने अपने माइंड सेटअप बदल लिया। तो लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत आर्ग्यू किया गया था। लोगों के आज के इंटेंशंस के मुताबिक ये है कि ट्रुथ कैन बी चेंज्ड। और सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है जी, उन्होंने कहा है कि थिंकिंग भी लोगों की बदलती रहती है, ह्यूमन नेचर बदलती रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक ह्यूमन नेचर भी इंसान की बदलती रहती है। तो ये जो दो मेन पॉइंट्स है ना, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि लिबरल ह्यूमनिज्म में जो दो बातें की गई थी वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि इसमें चेंजिंग आ सकती है। ठीक है जी। होप सो कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी मुश्किल हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।